बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। नाजरीन आदाब, इस्तकबाल है आपका इस खास प्रोग्राम में जहां बात होती है आपके हक की और कोशिश होती है कानून को जानने और समझने की। दुनिया ने बहुत तेज़ी से तरक्की की है और इस तरक्की का सीधा असर हमारे माहौल पर पड़ा है। सनतों में इजाफा, जंगलात की कटाई और उसके साथ साथ पॉल्यूशन का बढ़ना, आबादी का बढ़ना, इन तमाम चीज़ों ने हमारे माहौल को बुरी तरह मुतासिर किया है। आज बीमारी की एक अहम वजह भी पॉल्यूशन बन चुका है। अगर हम माहौल के ऊपर आज बेदार नहीं हुए तो आने वाले वक्त में बड़ी परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। जिस तरह से कुदरती वसाइल का बेजा इस्तेमाल किया गया, इससे भी हमारे माहौल पर बहुत ही मुज़िर असरात मुरतब हुए हैं। आखिर हमारे मुल्क में माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या कानून है और उसके तहत क्या कुछ ऐसी बातें हैं जिनका जानना हम सब के लिए ज़रूरी हो जाता है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे मुल्क में वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए भी कानून बनाए गए, पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हवा की पाकीज़गी के लिए, और उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी वक्फ़े वक्फ़े से कानून बने। आज की इस पेशकश में इन तमाम कवानीन को समझेंगे और जानेंगे। इस अहम मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो ख़ास मेहमान। हमारे साथ हैं एडवोकेट शीला आसवानी साहिबा और हमारी दूसरी ख़ास मेहमान हैं माहिर माहौलियात डॉक्टर मीनाक्षी करवाल। आप दोनों का आज की इस पेशकश में बहुत बहुत इस्तकबाल है। आप दोनों के अलावा हमारे साथ स्टूडेंट भी मौजूद हैं जिनके सवालों को आज की इस पेशकश में हम शामिल करेंगे। और अगर आपके मन में आज के मौजू से मुताल्लिक कोई सवाल है तो आप भी पूछ सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800113060। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है hopdurdu@gmail.com। तो आज की इस पेशकश का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब हम माहौल के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं, पर्यावरण के संरक्षण की बात करते हैं, तो हमारे देश में आज़ादी के साथ और संविधान के तैयार होने के साथ साथ, आइन के मुरतब होने के साथ साथ किस तरह इन बातों को यकीनी बनाया गया, सुनिश्चित किया गया कि हम सब मिलकर अपने माहौल का तहफ़्फ़ुज़ करें, अपने पर्यावरण को किसी भी तरह का नुकसान ना होने दें। इसी सवाल के साथ मैं जाना चाहूँगा शीला आसवानी जी के पास कि कितना अहम है हम सब के लिए जानना और समझना। कानून बाद में बने हैं, लेकिन जहाँ हम संविधान तैयार करते हैं वहीं पर ये बात भी सामने आ जाती है उस वक्त संविधान तैयार करने वालों के जहन में कि हमें ना सिर्फ अपने लिए हमने आज़ादी हासिल की, बल्कि हमारे जो मुल्क का माहौल है उसके लिए भी आज़ादी है और उसे भी तहफ़्फ़ुज़ देना हम सबकी जिम्मेदारी है। जी सर, हमारे जो भी कानून बनते हैं वो संविधान के अकॉर्डिंग ही बनते हैं। लेजिस्लेचर जो कानून बनाता है वो संविधान के अकॉर्डिंग ही बनाते हैं। इसमें राज्य की भी ड्यूटीज़ होती हैं कि राज्य इसके अंदर की क्या क्या उनकी ड्यूटीज़ हैं। इसमें एक हमारा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, दैट इज प्रिंसिपल स्टेट ऑफ पॉलिसी। इसमें राज्य की कल्याणकारी नीतियाँ आती हैं। कल्याणकारी नीति मानव के लिए भी होती हैं और प्लस इन्वायरमेंटल लॉ के लिए भी, क्योंकि अब मानव जो रह रहा है उसको कुदरत भी चाहिए, एक अच्छी सांस भी चाहिए, अच्छा हवा पानी भी चाहिए उसे। तो राज्य के कर्तव्य होते हैं कि वो उनको अच्छा एक एनवायरमेंटल दे और देश का विकास भी करे। देश के विकास के साथ साथ ये ज़रूरी नहीं कि हम एनवायरमेंटल को भूल जाए, यानी डैट मीन्स देश का विकास प्रिवेल नहीं करेगा एनवायरमेंटल पे, दोनों को है संतुलन बना के चलना है। इसमें हमारे 48A है एक डायटी प्रिंसिपल में, और इसके अंदर राज्य ऐसे कल्याणकारी बनाएगा कि सबको इन्वायरमेंटल हमारा सुरक्षित रहे। इन्वायरमेंटल में एक पेड़ नहीं आते हैं, वन्य भी आते हैं, हमारे जंगल भी आते हैं, वाइल्ड लाइफ भी आते हैं, ताकि हमारा संतुलन बना रहे। इसमें तो 48A में सिर्फ राज्य की ड्यूटीज़ होती हैं, राज्य के काम होते हैं। और एक फिर अब मानव के लिए क्या, मानव की ड्यूटीज़ क्या है? सिर्फ सारा काम सिर्फ राज्य पे थोपा जाएगा? आंसर इज़ नो। इसमें मानव की भी ड्यूटीज़ होती है, हमारे हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। 51A क्लॉज G में दे रखा है कि इसमें पर्सन की भी ड्यूटी है, नागरिक की भी ड्यूटी है कि वो भी अपने इन्वायरमेंटल की रक्षा करे इसके अंदर। प्लस हमारा एक मौलिक अधिकार है फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 21।
ये हमें राइट्स देता है कि हमें एक अच्छी हवा पानी चाहिए इसके अंदर, ये हमारे संविधान के अंदर प्रावधान दे रखा है। ये तो संविधान Yes. के प्रोविजंस की बात हुई कि जहां हमने संविधान में ही इस बात को सुनिश्चित किया, यकीनी बनाया कि ये हमारी ज़रूरतें भी हैं, हमारी जिम्मेदारी भी है। मीनाक्षी जी, आपकी तरफ आना चाहूँगा कि हमने संविधान के अंदर इन चीज़ों को शामिल किया, उसके बाद में फिर हम इसके ऊपर कानून भी बनाते हैं, लेकिन अगर एक सबसे पहले यही समझने की कोशिश करें कि आखिर एनवायरनमेंट क्या है, माहौल क्या है, और ये पर्यावरण जो है इसके अंदर क्या कुछ चीज़ें आ जाती हैं जिनका संरक्षण, जिनकी हिफाजत हम सबकी जिम्मेदारी है और जिसके लिए कानून बनाए गए। देखिए, पर्यावरण का मतलब होता है जिससे हम सराउंडिंग हमारी क्या है, तो जो सराउंडिंग है उसी से हम बने हुए हैं। तो सराउंडिंग में आ जाते हैं जो कि 5 तत्व हैं जिससे इंसान बना हुआ है, जो कि हवा, मिट्टी, अग्नि, वायु और आकाश है। तो इन्हीं 5 तत्वों से हम भी बने हैं और हमारे सराउंडिंग में भी है। तो जब तक हम कहते हैं ना कि जिन 5 लोगों के साथ हम रहते हैं हम उनके एवरेज होते हैं, ठीक है। बट अगर हम इस तरह से पर्यावरण के तौर पे देखें कि 5 तत्व जो हमें घेरे हुए हैं, अगर वो पॉल्यूटेड हो गए तो हम कहाँ से सुरक्षित रह सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी ये 5 तत्व हैं इनका संरक्षण हो, और जिस तरह से हमारा डेवलपमेंट जो हो रहा है वो सतत विकास की तरफ चले, ताकि जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उनका दोहन होने से हम बचा सकें और एक स्वस्थ और सुरक्षित जो पर्यावरण है वो बचा रहे, ताकि हमारा जीवन भी जीवन चलता रहे अच्छे तौर पे। और इसी के साथ आपसे एक सवाल और कि हम जब कानून की बात करते हैं तो हमारे देश में कानून बनने, ख़ास तौर से एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए अगर हम देखें तो कहाँ से उसकी शुरुआत होती है और कब से ये सिलसिला शुरू होता है कि जहाँ हम लोग हमारे एक मुल्क की शक्ल में, एक मुल्क के तौर पर ये कोशिश करते हैं कानून बना करके कि अब ये इतनी बड़ी आबादी और दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत इस चीज़ के ऊपर अब आगे बढ़ेगी कि जहाँ माहौल को हम सुरक्षित रख सकें। तो स्टॉकहोम डिक्लेरेशन पहली बार आया था 1972 में। उसके तहत पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित हुआ था कि पर्यावरण एक मुद्दा है, और काफ़ी सारे देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और डिस्कस किया कि क्या क्या पर्यावरण के मुद्दे हैं और किस तरह से हम जो है पर्यावरण को बचाया जा सकता है। तो उसके बाद हमारे देश में कई सारे एक्ट्स आए। सबसे पहले जो आया दैट वाज द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1970। उसके बाद वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट आया 1974 में। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट आया 1981 में, और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया 1986 में। अब जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया था वो नुमान जी एक हमारा बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर हुआ था, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी से भी सभी जानते हैं। ये पहला ऐसा इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर था जिसने सबकी आंखें खोल दी कि पर्यावरण को बचाना कितना ज़रूरी है, और जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है उसकी रोकथाम किस तरह से, हैज़ार्डस वेस्ट को संभाला जाए, हैज़ार्डस वेस्ट का डिस्पोजल कैसे हो, इंडस्ट्री के अंदर क्या सेफ्टी मेजर्स हों जिससे इंसान और पर्यावरण को बचाया जा सके, इस पे बहुत गहन चर्चा भी हुई। और उसके बाद ही एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया 1986 में, जिसमें सारे के सारे हैज़ार्डस वेस्ट को किस तरह से बचाया जा सकता है दूसरों को नुकसान पहुंचाने से, और पर्यावरण को कैसे बचाया जा सकता है, इसके बारे में पूरा मुद्दा जो है डिस्कस हुआ। और बहुत अहम आपने कि जो अगर हम पर्यावरण की बात करते हैं, माहौल की बात करते हैं, तो उसके अंदर हिंदुस्तान का ये वाक़या बहुत अहम हो जाता है। मैं इसी वाक़े के तहत एनसी मेहता का जो ये केस था, शीला जी आपकी तरफ भी आना चाहूँगा कि कितना अहम था ये केस और इसमें हमारी अदालतों का रुख क्या रहा। अगर हम इस फैसले की ही बात करते हैं तो कितना अहम ये फैसला था और हमारी अदालतों ने किस तरह से इस बात को यकीनी बनाया कि अब हमें अपने माहौल की हिफाजत के लिए अब संजीदा होना पड़ेगा। जी सर, नोमान जी सर, इसमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन करने के लिए सबसे पहल अगर की है तो एमसी मेहता ने की है। देखा जाए तो एमसी मेहता ने इतने सारे केसेस फाइल किए हैं अगेंस्ट द यूनियन ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। इसमें काफ़ी सारे हमारे केसेस हैं, इसमें प्रिंसिपल भी लेट डाउन किए गए हैं। जैसे कि अगर हम बात करें एमसी मेहता से यूनियन ऑफ इंडिया, एक ये है ओपिलियम गैस, एक बड़ी ख़तरनाक एक हैजर्डस गैस थी जो लीक हो गई थी और ये पूरे ही इन्वायरमेंट में फैल गई थी। उनके आसपास जो भी है नेटिव प्लेस जो भी यहाँ पे वहाँ पूरी जगह ये गैस फैल गई थी और इससे काफ़ी लोग प्रभावित भी हुए थे, उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, काफ़ी लोगों की डेथ भी हुई थी। तो इसी पे ही एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस फाइल किया गया था और इसमें
एक प्रिंसिपल लेट डाउन होता है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी मीन्स कि ये एक है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी और एक है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में नो एक्सक्यूज, कोई एक्सक्यूज नहीं दिया जाएगा, आप इनको पे करो जो जिनकी भी गलती है। और प्लस भविष्य में ऐसे हैजर्डस जो कंपनीज हैं या इंडस्ट्रीज हैं वो यहाँ पे प्लांट नहीं की जाएंगी। तो ये एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का जो प्रिंसिपल लेट डाउन किया गया वो इसी केस से किया गया है। फिर एक और हमारा केस है एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सेव द रिवर्स, जो गंगा है उनको सेव किया जाए इस पर्पज़ के लिए। जो कंपनी से हमारी फैक्ट्रीज हैं, अगर वो कोई अगर फैक्ट्रीज बना रही तो नेचुरली धुआं भी उठेगा, ठीक है। तो उनको ये डायरेक्शन दी गई थी कि अगर आप जो भी अपना इनका कचरा वगैरह है इनको रिमूव करने के लिए प्लांट किया जाए। तो अगर कोई डायरेक्शन फॉलो नहीं करेगा तो उनका लाइसेंस बंद किया जाएगा, प्लस उनका बिजली पानी कट किया जाएगा। तो इस टाइप की डायरेक्शन हमें इन केसेस से मिली थी। और भी केसेस है, एक बहुत ही अच्छा केस है एमसी मेहता वर्सेस कमलनाथ का केस था। इसमें ये क्या था कि एक प्राइवेट पर्सन है अपना प्राइवेट रिजॉर्ट कर रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, आप कीजिए, लेकिन अपनी प्राइवेट के लिए आप एक नदी का रुख चेंज नहीं कर सकते। जो नेचुरल रिसोर्सेज जो हिमालय की गंगाओं से आ रहा है, नदियों से आ रहा है, वहाँ से आप उसका रास्ता चेंज नहीं कर सकते। अब रास्ता चेंज कर दिया था तो उससे बहुत ही प्रॉब्लम्स हुई थी, क्योंकि अगर आप प्रकृति को छेड़ोगे तो कुछ ना कुछ तो आपको भी हार्म या नुकसान आपको भुगतना होगा। तो एक प्राइवेट पर्सन ने अपने प्राइवेट रिसोर्ट के लिए एक नदी का रुख चेंज किया था। तो इस बात के लिए मुद्दा उठाया गया था कि इससे हमें बहुत नुकसान हो रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर पब्लिक के लिए होता तो बात अलग होती, लेकिन यहाँ प्राइवेट की बात आ रही है। तो ऐसे बहुत से केसेस हैं जो यहाँ पे एमसी मेहता जी ने उठाए थे। और एक केस बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें ताजमहल के लिए था। आपको पता होगा कि ताजमहल का जो पत्थर है वाइट बना हुआ है और ये देश की एक इमारत है ये। तो जो ये पत्थर है ये वहाँ के जो आसपास की जो इंडस्ट्रीज हैं या औद्योगिक प्लांट्स हैं उसकी पॉल्यूशन की वजह से वो पत्थर हमारा वाइट जो पत्थर है वो येलो होने लग गया था। तो इस पे केस फाइल किया गया था। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे एक जोन बनाया गया, एक डिक्लेरेशन की गई थी कि TTZ ताज ट्रॉपिजियन जोन एक बनाया जाएगा कि ताजमहल की 10,500 किलोमीटर या 10,000 किलोमीटर की रेंज के अंदर यहाँ पे कोई भी प्लांट्स नहीं होंगे, कोई ऐसे फैक्ट्रीज वगैरह नहीं होंगी, ठीक है, ताकि उसका पॉल्यूशन यहाँ पे ना आए बिल्कुल भी। यानी 10,000 मीटर तक का जो एरिया था उसको किलोमीटर तो वो मुझे लगता है शायद बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और मुझे लगता है कि इसके ऊपर अभी हम और स्टडी करेंगे, क्योंकि इन तमाम बातों को जानने का मकसद ये भी है कि किस तरह से न सिर्फ हमारे और आपके लिए बल्कि हमारे जो सांस्कृतिक धरोहर हैं, जो हमारी विरासत है, उसको भी बचाने की कोशिश की गई और माहौल को भी हमने कोशिश यही की हर तरह से कि उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा महफूज रखें। लेकिन उसके बावजूद भी इतनी बड़ी इकोनॉमी और दूसरी तरफ हमारे मुल्क की तरक्की, मीनाक्षी जी, हमारे मुल्क के लिए हमने देखा कि हमने तरक्की भी बहुत तेज़ी से की है और तरक्की जो है वो ज़रूरत भी है इंसान की, लेकिन दूसरी तरफ उसका पड़ने वाला असर माहौल के ऊपर किस तरह से इसको देखते हैं आप कि एक तरफ हमारा डेवलपमेंट और दूसरी तरफ हमारे जो पर्यावरण है उसका संरक्षण कितना अहम है और उसमें बैलेंस कानून के जरिए कैसे किया जाए? देखिए, पर्यावरण और जो हमारा प्रकृति है, हम डेवलपमेंट अगर देखेंगे ना तो डेवलपमेंट और प्रकृति का जो है प्रोटेक्शन दोनों साथ में चलेगा, तभी हम इसे सतत विकास कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। डेवलपमेंट अगर नहीं होगा देश में तब भी तरक्की नहीं होगी, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाएगी। पर डेवलपमेंट इस तरह से हो कि हमारा प्रकृति का भी बचाव रहे। चाहे अगर हम मिट्टी को देखते हैं तो मिट्टी के अंदर हमारा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का कंसेप्ट आ जाता है, जिसमें हम जो केमिकल फर्टिलाइज़र, केमिकल पेस्टिसाइड, वाटर जो है लॉगिंग की प्रॉब्लम, सॉइल सैलिनाइजेशन की प्रॉब्लम, जो ग्रीन रिवोल्यूशन के साथ इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, उसकी वजह से हमारी मिट्टी जगह जगह ख़राब होती जा रही है। जैसे कि डेजर्टिफिकेशन की प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है, ड्रॉट रेजिलियंस की प्रॉब्लम बढ़ गई है, सॉइल जो है उसमें जो है फटना शुरू हो गई है। आप देखेंगे कई किसान भूमि, अगर हम एग्रीकल्चर लैंड को देखेंगे, मिट्टी जगह जगह फट रही है। और जो फूड भी हमारे तक आ रहा है वो भी बायो एक्यूमुलेट एंड बायो मैग्निफिकेशन एक टर्म होता है। जो भी केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड जो है बायो एक्यूमुलेट होके और बायो मैग्नीफाई हो तक हम तक पहुंच रहा है, क्योंकि हम सबसे ऊपर बैठे हैं फूड चेन के ऊपर, तो हमें सबसे ज़्यादा टॉक्सिकेंट्स का सामना भी करना पड़ रहा है। तो जब तक हमारी मिट्टी सशक्त नहीं होगी, हमारी मिट्टी प्रदूषण रहित नहीं होगी,
तो जो भी हम खा रहे हैं वो हमारा सेफ नहीं होगा। तो अगर हमारी हेल्थ सही नहीं होगी, अनसेफ्टी होने का मतलब है हमारी हेल्थ डिग्रेडेशन हो रहा है, मेटाबॉलिक जो रेट है वो डिस्टर्ब होगा, तरह तरह की हमें बीमारियां लगेंगी, है ना, कैंसर रेट बढ़ने लगेंगे। और ये पंजाब की धरती का सीन देख लो आप, या कहीं भी देख लो जहाँ ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड का उपयोग किया गया है, वहाँ कैंसर के रेट बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। और उससे फिर हमारा जो है हेल्थ सेक्टर जो है अफेक्ट होगा। अगर आप देखें कि युवा हैं या जो भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं और उनका हेल्थ अफेक्ट होता है, तो सीधा सीधा फिर से इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आ जाएगा। तो जहाँ से हमने शुरुआत की कि हमारी डेवलपमेंट से हमें क्या होगा, इकोनॉमिक में ग्रोथ होगा, पर अगर हमने पर्यावरण को साथ में लेके नहीं आगे बढ़ते हैं तो पर्यावरण अगर दूषित होगा तो हमारी हेल्थ इफेक्ट होगी, वो डिक्लाइन होगी और सीधा हमारा इम्पैक्ट आ जाएगा कि इकोनॉमी फिर से डिक्लाइन हो रही है, हमारे फिर से देश में इकोनॉमी ग्रोथ जो है वो कम हो गई है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो है हमारे देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को साथ में लेके चलें कि हमारा जितने भी प्राकृतिक संसाधन है, चाहे मिट्टी है, हमारे क्रॉप्स हैं, फॉरेस्ट है ना, ये एनर्जी सेक्टर है, वो इस तरह उनका उपयोग किया जाए कि हमारे जीवन के लिए भी वो पर्याप्त हो और हमारी आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी वो संसाधन काफ़ी अच्छे से वो भी उसको अवेल कर सकें, उपयोग में ला सकें। यानी तो उन्हें हम इतना जो है, जितना हमें माहौल हमें विरासत में मिला है उसको कम से कम बगैर खराब करे उनको हम वहाँ तक हम दे सकें आने वाली नस्ल के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कहीं किसी तरह का कोई गलतियां करते हैं लोग, तो उसके लिए अगर हम कानून के जरिए जानना चाहें किस तरह के जुर्माने हमारी अदालतों ने आयद किए हैं फैक्ट्रीज पर, लोगों पर, मैं चाहूँगा शीला जी उस पर भी रोशनी डालें कि कानून के अंदर उसका क्या प्रोविज़न है, किस तरह से उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है और सख्ती की जा सकती है। जी नोमान जी, इसमें सख्ती तो बहुत ज़बरदस्त गवर्नमेंट ने कर रखी है। जैसे मैंने आपको बताया कि राज्य के भी कुछ नीति निर्देश सिद्धांत हैं कि पर्यावरण को कैसे सेव किया जाए। इसमें सिटीजन जो नागरिक है उनके भी है ड्यूटीज़ की, अपनी ड्यूटीज़ कैसे पूरी करनी है। और प्लस इसके अंदर सरकार ने काफ़ी सारी योजनाएं हैं। जैसे आप देखेंगे कि दिल्ली के अंदर ऑड इवन का चक्कर लगा रखा है कि यहाँ पे आप आज के दिन ये गाड़ी चलाएंगे, इसके लिए बल्कि अच्छा है सेफ्टी के लिए, प्लस पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए। ऐसी बहुत सी योजनाएं 2.0 है जो राज्य सरकारें अपने तौर पर चला सकती हैं। और ये उनके गंगा को साफ कर, इस तरह के वो बहुत नमे सारे गंगा है ना, ये यूपी में लॉन्च गंगे। किया गया था। तो ऐसी बहुत सी योजनाएं जो सरकार अपनी तरफ से पूरा एफर्ट्स करती है, बल्कि हमारी नागरिक की भी ड्यूटी है, हमें अपनी पर्यावरण को सुरक्षित रखना चाहिए। पर्यावरण में हमारे वन्य भी आगे, जंगल भी आगे, वाइल्ड लाइफ भी आगे, इन सबको बैलेंस बना के चलना है। नागरिक की ड्यूटी आपने बड़ी अच्छी बताई, लेकिन उसके बावजूद भी ये नागरिक जाने अनजाने में, मीनाक्षी जी, क्या गलतियां कर रहे हैं। कानून भी हैं, सब कुछ है, लेकिन अगर जागरूकता नहीं होगी तो बहुत बड़ा मसला रहेगा। ये इस तरह से माहौल को नुकसान पहुंचाने में हमारे, चाहे जो देश के हमारे नागरिक हैं, किस तरह से वो गलतियां कर जाते हैं, मैं चाहूँगा आप उस पर भी रोशनी डालें ताकि लोग जान सकें कि जाने अनजाने में इस तरह से वो कोई हरकत ना करें। नुमान जी देखिए, अगर हम ना चीज़ों को संस्कृति से जोड़ के रखते हैं, संस्कार से जोड़ के रखते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही ट्रैक पे आ जाती है। जैसे कि अगर हम कहें, हम ये सोचें कि मैं एक इकाई हूँ और ये पर्यावरण भी मेरा ही हिस्सा है, जब हम इस तरह से सोच के चलते हैं तो अपने हिस्से को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, ना कोई अपने भाई बंधुओं को नुकसान पहुंचाता है। हम किसी को अगर नुकसान पहुंचा रहे हैं यही सोच के नुकसान पहुंचाएंगे कि ये इकाई दूसरी इकाई है। तो जहां ये बाउंड्री क्रिएट हो जाती है कि ये मेरा पार्ट नहीं है, मेरा हिस्सा नहीं है, तो हम उसे बेफिक्री से नुकसान पहुंचा सकते हैं। और इसी वजह से चाहे हम गंगा को माँ का दर्जा दें, धरती को माँ का दर्जा दें, अन्य जीव जंतुओं को भी हम अगर संस्कृति में, भारत की संस्कृति में देखें कि शुरू से ही काफ़ी, चाहे वो जीवित है या अजीवित है, उसको पूजनीय और रिस्पेक्टेबल बनाया गया। पर धीरे धीरे जब हमने वेस्टर्नाइजेशन को अपनाया, मॉडर्न सिस्टम को अपनाया, तो हम ये भूल गए कि दूसरा जो जीव है या अजीव है वो रिस्पेक्टेबल है। तो ये भाव, जो इज्जत का भाव है, दूसरे के लिए रिस्पेक्ट का भाव है, ये यहाँ पे जब
आने लगेगा ना, तब जस्टिस क्रिएट होने लगेगा, लॉ एंड ऑर्डर्स की परेशानियां कम होने लगेंगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे अंदर जो है जस्टिस आए, कि दूसरे जो है वो भी हमारी ही इकाई बन जाए। तो हम बस अपने घर की सफाई नहीं करेंगे, हम सोचेंगे कि घर के अंदर जो भी कूड़ा कचरा निकल रहा है उसे सेग्रीगेट करें, और वो अगर हम डालें तो वो बायोडिकम्पोज हो, या जो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसे डिकम्पोजेबल पिट बना के घर में ही डिकम्पोज किया जाए। जो भी सड़नशील पदार्थ है उसका खाद घर में ही बनाया जाए, तो वो जो लैंडफिल की समस्या आगे जाके डिस्टाइंड होती है उसको हम कम कर सकते हैं। तो जो भी सोच विचार है, एक आज के समय में ना बड़ा चल रहा है, एंजाइटी चल रहा है जिसको बोला जाता है इको एंजाइटी। चाहे वो क्लाइमेट चेंज जो बहुत सालों से हम बात करते आ रहे हैं, कई सारे कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू कि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज और ये वो, ओजोन लेयर डिप्लीशन, अब वो हमारे घर तक आ चुका है। पहले ग्लोबल की बातें होती थी, अब हम उस पर कोई जो है कंट्रोल करना नामुमकिन हो गया है। अब हम क्या कर सकते हैं, एडेप्ट कर सकते हैं। ये स्टेज आ चुकी है कि हम बस एडेप्टेशन की बात कर रहे हैं, बट अब ये समय आ चुका है कि हमें एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ये समझना पड़ेगा कि पर्यावरण हमसे अलग नहीं है, हम और पर्यावरण सब एक ही इकाई हैं। क्योंकि अगर हमारे मन में मन दूषित होता है, तो हम बात करते हैं मेंटल पॉल्यूशन की, उसी की वजह से सारे तरह के पॉल्यूशन हैं। जितने भी प्रदूषण आप देखें, सॉइल का प्रदूषण हमारी वजह से है। कि हमें क्या फर्क पड़ता है, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे समझाऊं, वेस्टर्न सिस्टम की तरफ से भोग का भाव आया, हमारे देश में योग का भाव था। हमेशा हम योग करते थे कि सोचने से बोलने से पहले सोचना है, और कोई भी एक्शन कर रहे हैं उससे पहले सोचना है। तो हर तरफ जब भी हम आगे बढ़ते हैं सोच के करते थे, तो उससे कंज्यूमरिज्म जो प्रोसेस है वो कम होता जाता था। कोई भी सामान हम लेंगे वो इसलिए लेंगे कि ये हमारी ज़रूरत है, किसी को शो ऑफ नहीं करना है, किसी को शोकेस नहीं करना है कि इसके पास ये है तो मुझे इससे कुछ बड़ा लेना है। यानी हमारी तहजीब, हमारी संस्कृति ये जो संस्कृति में हमें मिला सिखाती है वो हमें सीखना होगा। और जब हम अपनी तहजीब को, अपनी संस्कृति को समझेंगे, जानेंगे, तो ऑटोमेटिकली हम पर्यावरण संरक्षण की तरफ, यानी माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ की जानिब भी बढ़ने लगेंगे। इससे जुड़े हुए और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर हम बातचीत करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। वक्फे के बाद बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण कानूनी पहलुओं पर सलाह देकर और पात्र व्यक्ति को वकील नियुक्त करके मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करता है। पात्रता: महिलाएं एवं बच्चे, कस्टडी में व्यक्ति, दिव्यांग व्यक्ति, एसिड अटैक पीड़ित, SC/ST, HIV/AIDS संक्रमित व्यक्ति, मानव व्यापार या बिगाड़ का शिकार व्यक्ति, औद्योगिक कर्मी, वरिष्ठ नागरिक अथवा किन्नर जिनकी वार्षिक आय 4 लाख से कम हो, वह व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 3 लाख से कम हो। टोल फ्री 24/7 हेल्पलाइन 1516 पर आज ही संपर्क करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर इस्तकबाल है आपका इस प्रोग्राम में जिसका नाम है अपना मुल्क अपना आइन। और आज हम बात कर रहे हैं माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ की, एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन की। एक ऐसी ज़रूरत जिसके ऊपर अगर आज संजीदगी से नहीं सोचा गया तो आने वाले वक्त के नताइज बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारे मुल्क में क्या हैं क़वानीन, इनको हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। और आज हमारे साथ स्टूडेंट भी मौजूद हैं, उनके सवालों को भी आज की इस पेशकश में हम शामिल करेंगे। और अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप भी पूछ सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800113060। और अब हम स्टूडेंट की तरफ बढ़ते हैं। क्या सवाल है आपका, क्या नाम है, क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार जी, मेरा नाम अमन कुमार है और दयाल सिंह कॉलेज का एक इन्वायरमेंट क्लब है अद्विका, मैं उसका अध्यक्ष हूँ। सो थैंक यू, हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली यहाँ पे आने की। मेरा सवाल ये है कि जैसे मैम ने अभी कहा, संस्कृति की बात करी मैम ने, तो अगर हम संस्कृति की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं संस्कारों की भी बात आती है। हमारे धर्म में कभी कभी जब त्यौहार आते हैं तो जो आम नागरिक हैं वो त्योहारों पे जो फूल होता है, पूजा का सामान होता है, वो नदियों में जो डाल जाते हैं, तो हमें उनके लिए कोई कानून की ज़रूरत है या फिर वो सिविक सेंस से ही वो उसको सुलझाना चाहिए? जी, एक अहम सवाल, हमेशा इस पर चर्चा होती रही है। मैं चाहूँगा दोनों ही एक्सपर्ट से इसके ऊपर। शीला जी पहले अपना ओपिनियन देंगे, उसके बाद मीनाक्षी जी से जानना चाहेंगे।
वैसे तो सरकार ने बैन लगा रखा है कि आप ऐसे विसर्जन नहीं करेंगे वहाँ पे नदी के अंदर, जिससे नदी पॉल्यूटेड होती है। एकदम नदी की सफाइयाँ कर रहे हैं, ऊपर से आप और उसमें पॉल्यूशन गिर रहे हैं। तो उससे बढ़िया है कि जो भी आपके पास अगर ऐसे फूल वगैरह हैं जो मुरझा गए हैं, ठीक है, तो आप उसको किसी मिट्टी में डालेंगे, तो उसे क्रश करके डालेंगे, तो कुछ 2 महीने बाद या 1 महीने के बाद उसमें ऑटोमेटिकली प्लांट्स आ जाएंगे। तो आप ऐसे इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हैं। जी मीनाक्षी जी, इस बारे में हमारी कई बार चर्चा भी हुई है, कई सारे सोशल वर्कर से हम लोग की मीटिंग होती रहती है कि किस तरह से इसका समाधान किया जाए। तो हमने भी डिस्कस किया कि क्या कर सकते हैं। तो हमने ये सोचा कि हर सोसाइटी के बाहर थोड़ा सा एरिया होता है जहाँ पेड़ पौधे लगे होते हैं, तो वहाँ पे अगर हम गड्ढा खोद के, क्योंकि प्रकृति के अंदर ही डाल रहे हैं तो शुभ माना जा रहा है ना, कि नदी बह रही है उसमें अगर हमने पूजा का सामान डाल दिया तो शुभ माना जा रहा है। तो अगर हम देखें कि मिट्टी भी प्रकृति का ही हिस्सा है, तो अगर हम प्रकृति के मिट्टी के अंदर एक गड्ढा खोद के और जितना भी पूजा का सामान है वो वापस मिट्टी में डाल दें, तो बहुत सारी जो डिकम्पोजेबल है, जो सड़नशील कचरा है, जैसे फूल हो गया या जो भी आपका पूजा की या मिट्टी का सामान मिट्टी का सामान है, वो सब मिट्टी में दोबारा से मिल जाएगा। तो वो एक समाधान उसका हो सकता है। और जो नारियल का हिस्सा बचता है, नारियल की कटोरी से बच जाती है, तो उसमें पॉट की तरह उसको यूज़ किया जा सकता है। तो जितनी भी दिक्कतें हैं उसको फिर से रीयूज़ वाला एक संस्कृति का डेवलपमेंट होना, लोगों में अवेयरनेस होना कि चाहे पूजा तुमने 7 दिन के लिए की, इसका ये मतलब नहीं है कि 7 दिन बाद वो कचरे में चला जाए। तो मैं पहले से संस्कृति की बात कर रही हूँ कि ये जो 1 डे मदर्स डे का कंसेप्ट है ना, ये हमारे दिमाग, दिल और जहन से निकाल के फेंकना पड़ेगा, तभी वृद्धाश्रम खत्म होंगे और तभी ये जो कचरा का पहाड़ 4 बढ़ गए हैं और 4 से 5वां भी आ जाएगा कचरे का पहाड़, सैनिटरी लैंडफिल जो हम कहते हैं दिल्ली के अंदर जो हमारी राजधानी है, वो तभी कम होगी जब हम ये समझेंगे कि हमारी भी जिम्मेदारी एक दिन का सेलिब्रेशन नहीं करना, हमें ये हमेशा मन में डाल के रखना है कि हमें हमारी प्रकृति से अलग नहीं सोचना है, हम उसके सेवक हैं, क्योंकि हम यहाँ पे हैं, कुछ सालों बाद हम चले जाएंगे, हमारे बच्चे आ जाएंगे, उनके बच्चे आ जाएंगे, तो हम तो सेवादार हैं। प्रकृति जो है वो समझना है, बिल्कुल, जो हमें विरासत, प्रकृति हमारे साथ, हमारे हिस्सा है, हमारे बच्चों के साथ रहेगी, हम रहे ना रहे, इसे प्रकृति का जीवित रहना बहुत जरूरी है। जी, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जी, शीला जी क्या कहना चाहती हैं? सर मैं ये कह रही हूँ, ये हमारी धरोहर है जो हमें विरासत में मिली है, और यही धरोहर हम अपनी जो हमारी जनरेशन है उनको ऐसे ही हैंड ओवर करना चाहते हैं। जी, और अगर से कुछ वहाँ पर गड़बड़ होती है, कोई गड़बड़ करता है, तो उसके लिए क्या अदालतों का क्या इंतजाम है, मैं उस पर भी जानना चाहूंगा। शीला जी, किस तरह से इसके ऊपर कंप्लेंट्स की जा सकती हैं, इस तरह के केसेस किन अदालतों में जाते हैं, उस पर भी मैं चाहूंगा आप रोशनी डालें। जी नोमान जी, प्रावधान तो बहुत कड़े हैं इसके लिए। जैसे एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, 2010 में इसका एस्टेब्लिश हुआ था। अगर कोई पॉल्यूशन कर रहा है या फिर गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहा है, तो आप एनजीटी में आप केस फाइल कर सकते हैं। प्लस अगर आपके वायलेशंस, अगर राइट्स आपके वायलेट हो रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स आपका वायलेट हो रहा है, तो आप हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में आप अपनी फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्सेबल करा सकते हैं। जैसे कि हमें सोने का अधिकार है, रात हमारी किस लिए बनी है, राइट टू स्लीप, ये मेरा फंडामेंटल राइट्स है आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग। अगर कोई बाहर पूरे लाउड स्पीकर में रात के टाइम आफ्टर 10 o'clock कोई इतना फुल वॉल्यूम में डीजे चला के बैठा हुआ, ये लाउड स्पीकर पर चला के बैठा हुआ, आपको कभी लगे लाउड स्पीकर चलाना मेरा भी फंडामेंटल राइट्स है, मैं भी सुनना चाहता हूँ, ठीक है आप सुनो, दोपहर में सुनो, लेकिन आपका वॉल्यूम एक लिमिट में होना चाहिए। लेकिन रात के 10 से सुबह के 6 तक ये मेरा सोने का अधिकार है। अगर कोई ऐसे कहने में डिस्टर्ब कर रहा है, तो अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इससे बहुत सारे केसेस हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी डिक्लेयर किया कि राइट टू स्लीप से फंडामेंटल राइट्स है। इस तरह से आप ट्रिब्यूनल्स में भी जा सकते हैं और अदालतों में भी जा सकते हैं। हमारे बोर्ड्स बने हुए हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बोर्ड्स है हमारे। प्लस आप देखेंगे कि जंगल है, इतने बड़े घने जंगल है, वहाँ पे हमारे वाइल्ड एनिमल्स में, वहाँ पे हमारी तस्करी भी होती है, इलीगल शिकार भी होते हैं, उनको भी रोकने के लिए वहाँ पे बोर्ड्स बनाए गए हैं। तो प्रावधान तो बहुत कड़े हैं हमारे। जी, प्रावधान बहुत कड़े हैं, इसलिए उन प्रावधानों को आज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या नाम है, क्या सवाल पूछना चाहते हैं? नमस्कार, मेरा नाम युवराज सिंह है, मैं दयाल सिंह कॉलेज का छात्र हूँ। जब हम ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया की बात करते हैं, तो ये एक तरफ देखा जाए तो ये हमारी जो फूड सिक्योरिटी है उसको एनहांस किया था, बट साथ ही जब जाने अनजाने में दूसरी तरफ हम देखें तो जाने अनजाने में ये सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स और जो इंसेक्टिसाइड्स है, इस पे हमारा डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। अब इससे दिक्कत क्या होती है, यूट्रोफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन, बायोअक्यूमुलेशन और सॉइल स्ट्रक्चर डिस्ट्रक्शन जैसे कई सारी प्रॉब्लम आती है। तो इसका समाधान क्या है?
जी मीनाक्षी जी, आपके लिए एक अहम सवाल है जी कि जी। किस तरह से इसका समाधान, इसका हल निकाला जाए। देखिए, एक समय जब था कि हमारा देश भूखमरी से जूझ रहा था, उसके बाद जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, ये एक बहुत राहत का वो था कि बहुत सारे मतलब फूड का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ने लगा, यील्ड बढ़ने लगी, है ना। बट धीरे धीरे हम इस स्तर पे आ गए हैं कि केमिकल फर्टिलाइज़र आप कितना भी खेत में डालो उसका असर नहीं हो रहा है, यील्ड फर्दर नहीं बढ़ रही है। तो एक सैचुरेशन होता है, वो रेट आ चुका है मिट्टी का, क्योंकि जितना डालना चाहिए, सब्सिडीज़ हैं, गवर्नमेंट की फैसिलिटेशंस हैं, तो किसान भाई बिना सोचे समझे बल्क में उठा रहे हैं और एक बार डालने की जगह 4 बार डाल रहे हैं। अगर इस तरह की प्रॉब्लम चलती रहेगी तो मिट्टी भूल जाएगी कि उसकी कितनी ताकत है अपने आप से जो है कीटाणुओं से लड़ने की और अपनी शक्ति को रखने की। अब आप देखिए, अगर आपके बॉडी के अंदर भी हम ज़्यादा एंटीबायोटिक्स डालेंगे तो आपकी बॉडी भूल जाएगी कैसे जो बीमारी है उसको कैसे हम कंट्रोल करें। एंटीबॉडीज़ बनती है हमारी बॉडी में, वो बनना कम हो जाएंगी और वो हो भी रहा है। हमारा इम्यून सिस्टम जैसे कम हो गया है, ऐसे मिट्टी का इम्यून सिस्टम है वो भी इस वजह से कम होता जा रहा है। तो इसका जो समाधान वो यही है कि हम जो नेचुरल फार्मिंग है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्ट करें। क्योंकि जब हम ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज़ करते हैं, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट है, बायो फर्टिलाइजर्स हैं, कई तरह के आजकल कंपोस्ट आ रहे हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे मिट्टी की भौतिक, जैविक और जो रासायनिक केमिकल संरक्षण ना है वो सही रहती है और मिट्टी की ताकत फिर से वापस धीरे धीरे मजबूत होने लगती है, जिसकी वजह से जो केमिकल फर्टिलाइज़र हम धीरे धीरे उसका उपयोग कम कर सकते हैं। तो एकदम से हम केमिकल फर्टिलाइज़र, केमिकल पेस्टिसाइड अगर छोड़ते हैं तो हमारा भी हाल श्रीलंका जैसा हो सकता है। तो उनका जो रिजल्ट आया, इम्पैक्ट आया, उससे देखते हुए हम एकदम से साथ ना छोड़ें केमिकल फर्टिलाइज़र का, पर ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग के तौर तरीकों को बढ़ा दें, ताकि धीरे धीरे जब मिट्टी मजबूत हो जाए तो हम केमिकल फर्टिलाइज़र को स्किप कर सकें। यानी हमें जो उसकी असलियत है हमारी ज़मीन की, उसको बरकरार रखना होगा। और जिस तरीके से हम लोगों का अपना इम्यून सिस्टम होता है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत होती है, इसी तरह से ज़मीन की जो ताकत है उसको भी बरकरार रखने की नेचुरल तरीके से कोशिश की जाए, वही बेहतर है। बाकी आगे तरक्की के रास्ते भी हैं और हमारे माहौल का तहफ़्फ़ुज़ भी। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। क्या नाम है, क्या सवाल पूछना चाहते हैं? मेरा नाम दिनेश चारण है, मैं दयाल सिंह कॉलेज के तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। मेरा सवाल आपसे यही है कि वर्तमान समय में सरकार द्वारा एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए व्हीकल्स को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे स्विच कर दिया गया है। तो मेरा बस सवाल यही है कि आपसे कि ये जो सरकार द्वारा ये जो लाया गया है, ये चीज़ सही है, या जो व्हीकल्स मतलब इलेक्ट्रिक जो यूज़ होती है इलेक्ट्रिसिटी, वो हम लोग थर्मल से करते हैं जिसमें कोयला जलता है, जिससे भी पोल्यूशन बढ़ता है, और जो हम बैटरी यूज़ करते हैं वो लिथियम की होती है, उसको भी हम लोग डिकम्पोज कर नहीं पा रहे हैं। तो ये जो सरकार द्वारा लाई गई अहम, ये सही है? इसी के बारे में मैं लेकिन देखा जाए हमारे हो जाता है जी, क्या कहना जो हमारी फ्यूल्स हैं जैसे पेट्रोल है, ये हमारी तो उपज है नहीं, ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये एक ना एक दिन तो ख़त्म होने ही हैं। तो उसका एक ऑप्शन निकाला है हमने कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, तो मेरे ख्याल से तो सेफ़ ही है ये देखा जाए तो। और 2.0 भी गवर्नमेंट ने निकाला है कि 2.0 कि सारा कुछ ऑनलाइन सिस्टम है। अगर किसी कंपनी, किसी फैक्ट्री को कोई लाइसेंस दिया जाता है तो पूरा पोर्टल पे आप चेक कर सकते हैं, इसके अंदर कोई करप्शन नहीं है, कुछ नहीं है। और प्लस व्हीकल जो लेकर आ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक, बल्कि आ भी गए हैं, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं उनके पास भी है व्हीकल, उनको दिए गए हैं। तो ये एनवायरनमेंट की सेफ्टी के लिए है, सेफ के लिए, इसलिए क्योंकि रिसोर्सेज जो हमारे हैं के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम इक़दाम लिए जाते हैं वक्फे वक्फे से, और बाकायदा रिसर्च के बाद इस तरह के इक़दाम लिए जाते हैं कि किस तरह हम माहौल को ज़्यादा पाक और साफ़ रख सकें। अब इसी सवाल के साथ मीनाक्षी जी से भी उनका ओपिनियन जानने की कोशिश करेंगे इसी सवाल पर। देखिए, बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन है ये और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एज एन एनवायरमेंटलिस्ट हमें भी इस बात की फ़िक्र रहती है कि आगे जाके क्या होगा। क्योंकि एक समय पे एकदम हम ना एक्यूट प्रॉब्लम का तो समाधान हमने दे दिया कि जो भी एयर पोल्यूशन है वो डेफिनेटली कंट्रोल होगा जब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज़ करेंगे, क्योंकि कोयला, पेट्रोलियम जितनी भी लिक्विड पेट्रोलियम है उसका उपयोग हम कम कर रहे हैं, पर जितनी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उसको
एनर्जी या चार्ज करने के लिए फिर से हम थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाली बिजली का यूज़ कर रहे हैं, जो कि कोयले से जलाने की वजह से आ रही है। और साथ में आगे जाके लिथियम जो बैटरी है उसका जो वेस्ट कैसे मैनेज किया जाएगा, ये एक क्रिटिकल प्रॉब्लम हो सकती है जिस पे फर्दर रिसर्च की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और उस पे काम हो भी रहा है, बट उसको थोड़ा जल्दी एग्जीक्यूशन करने की ज़रूरत मुझे लगती है, क्योंकि इतनी सारी हमारी पॉपुलेशन है देश की, और उसमें कितना सारा हम अगर इलेक्ट्रिकल व्हीकल यूज़ करेंगे तो वेस्ट की प्रॉब्लम्स तो आगे बढ़ सकती है। इसमें एक बात और कहना चाहूँगी सर मैं, जी शीला जी क्या कहना चाहते हैं? अगर कोई भी हम नया आविष्कार करते हैं तो उसके मेरिट एंड डिमेरिट्स उसके लॉन्च होने के बाद पता लगते हैं, फिर हम उस पर और काम करते हैं कि अच्छा हमने ये आविष्कार किया है, इस पे ये हमारे मेरिट्स है, चलो ठीक है, ये डीमेरिट्स आ रहे हैं तो हम फिर डीमेरिट्स पे हम काम करते हैं, ठीक है। तो उसके फिर हम जैसे हमने वेस्ट मैनेजमेंट की बात की, इसी तरह इन तमाम चीज़ों के मैनेजमेंट पर भी आगे गुफ्तगू होगी और उसके साथ साथ नए नए रास्ते तलाशे जाएंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या नाम है, क्या सवाल पूछना चाहते हैं? नाम प्रिया तायल है, मैं दयाल सिंह कॉलेज के क्लब अद्विका की संयुक्त सचिव हूँ। मेरा सवाल ये है कि हम एक छोटे बच्चे से लेकर एक यंगस्टर तक हम उसको कैसे समझा सकते हैं कि हम एनवायरनमेंट की कैसे प्रोटेक्शन करें, और एक यूथ होने के नाते हम स्मॉल स्टेप्स ले रहे हैं बट हम बिगर स्टेप्स कैसे ले सकते हैं बीइंग विद इन द लिमिट्स ऑफ द लॉज। जी जी आप बताइए। जी बताएं मीनाक्षी जी से पहले लेते हैं, फिर आपसे भी ओपिनियन। बहुत ही प्यारा सवाल है आपका, क्योंकि बच्चों के अंदर ना मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि संस्कार हो या कोई भी चीज़ ना, जब माइन्यूट लेवल पे हम काम कर लेते हैं, चाहे संस्कार के फॉर्म में या जीन्स के फॉर्म में, उस पर बहुत ध्यान देते हुए चलने की ज़रूरत है। तो छोटे बच्चों के अंदर ये संस्कार का डेवलपमेंट की ही आप बात कर रही हैं कि एजुकेशन से कैसे हम एनवायरमेंटल एजुकेशन से उनको ये मतलब जुड़ाव जो प्रकृति के लिए है वो हमारा सशक्त हो। तो इसका एक तरीका सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे ये लगता है कि बच्चों को ना पेड़ लगाना, पौधे लगाना, वेजिटेबल क्रॉपिंग करना, मिट्टी को हाथ में लेना और मिट्टी के साथ खेलना, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं वो ज़्यादा उनको मर्ज करें, क्योंकि जब उनका इंटरेस्ट एक बार मिट्टी को छूते हैं, मिट्टी से कनेक्ट होते हैं, तो वो हमेशा उनके जो सॉफ्टवेयर कहे या फिर जो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में बच्चों को पहले तैयार करें इस चीज़ में, और अगर हमने बच्चों को तैयार कर दिया और उनके अंदर माहौल के तई हमने बेदारी पैदा कर दी, तो हमें लगता है कि शायद हम इस मसले पर काबू पाने में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकेंगे। और ये बहुत ज़रूरी हो जाता है आज के वक्त में कि हम अपनी नई नस्ल को अपने एनवायरनमेंट के तई जागरूक करें। जी शीला जी, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ सर कि हमारा शरीर मिट्टी का बना हुआ है और मिट्टी में ही मर्ज हो जाना चाहिए। तो छोटे बच्चों को, जैसे कि आजकल के बच्चों पे बहुत बर्डन है पढ़ाई का, आप ये देखेंगे कि पहले के बच्चे हैं तो मिट्टी में ही खेलते थे तो उनका शरीर भी स्वस्थ रहता था, क्योंकि मिट्टी में बहुत सारे कैल्शियम्स वगैरह न्यूट्रिशंस वगैरह हैं जो हमारी बॉडी को मिलते हैं। लेकिन आजकल के बच्चे पढ़ाई में इतने बिजी हैं कि वो बच्चे खेल ही नहीं पाते। तो मेरी सरकार से ये गुजारिश रहेगी कि अपनी स्टडी के अंदर भी इन्वायरमेंटल लॉ को जो है इन्वायरमेंट है कि कैसे सुरक्षा किया जाए इन्वायरमेंट का, वो छोटे से बच्चों को भी पढ़ाया जाए ताकि उसको समझ में आए कि क्या है। हमें इन्वायरमेंट पढ़ाया जाता है जब हम थोड़े से बड़े हो जाते हैं, लाइक 6-7 में आते हैं, लेकिन छोटे से बच्चे को बताया जाए कि भाई कैसे सुरक्षा की जाए। अब इस तरह के जो कोर्सेज हैं वो देखा जाए तो शामिल कर दिए गई हैं, इस तरह की बुक्स बच्चों के, ताकि वहीं से हम तैयारी कर सकें और उनको समझा सकें और उसका असर भी देखें। बल्कि प्रैक्टिकल एक चीज और ये लगती है कि बस पढ़ाने से काम नहीं होगा, क्योंकि पढ़ाने की जो क्रिया है वो हम बहुत टाइम से करते आ रहे हैं। अब उनको प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन की जरूरत है, उनको जंगल में ले जाके घुमाया जाए। जंगल में बहुत सारे ऐसे स्ट्रेस हार्मोन्स वाले जो फ्लावर्स होते हैं, उनसे स्ट्रेस हार्मोन्स की फ्रेग्रेंस जो निकलती है उससे माइंड रिलैक्स होता है। तो कनेक्टिविटी विद द जंगल, कनेक्टिविटी विद द रिवर सिस्टम, पॉन्ड सिस्टम, लेक सिस्टम एंड जो सॉइल का इकोसिस्टम है, इन सब से प्रैक्टिकल में उनका एक्सपोजर देके कनेक्टिविटी किया जाए, ताकि बस टीवी में ना बताया जाए कि इसको बटरफ्लाई कहते हैं, इसको ड्रैगन फ्लाई करें। वो देख के एक होता है ना कनेक्टिविटी विद द बटरफ्लाई उनको हो रही है, तो एक उनको एक जो है उत्सुकता उनकी जो है वो और ज्यादा बढ़ रही है। तो वो एहसास कराया जाए और वो एहसास वो बच्चों तक ही ना रहे, और बच्चों से जो बड़े हैं अब वो हम सबकी जिम्मेदारी जो है वो उनसे ज्यादा हो जाती है। फाउंडेशन इनकी स्ट्रॉन्ग कर दी जाए, जैसे बच्चा स्टार्टिंग में होता है और उसीलिए वो किताबें वगैरह उनके कोर्स में शामिल की जा रही हैं। तो हैं और आगे हमने एक्टिविटी की भी बात की, प्रैक्टिकल्स की भी बात की। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि वक्त हमारे पास कम है। क्या नाम है, क्या सवाल पूछना चाहते हैं? नमस्कार, मेरा नाम आशीष है
और मैं दयाल सिंह कॉलेज का छात्र हूँ। हम सब ने बहुत सारी पॉलिसीज़ के बारे में अभी बात करी, तो मेरा सवाल ये है कि ऐसे कितने मतलब कि इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए पॉलिसीज है जो कि एक्चुअली में ऑन ग्राउंड वर्क कर रही है। जी मीनाक्षी जी इसके ऊपर बहुत अच्छा जवाब दे पाएंगे, क्योंकि काफ़ी लंबे अरसे से आप जुड़ी रही हैं इस फील्ड से, आपकी रिसर्च भी है, आप पढ़ाते भी हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो सवाल है ये शायद आपकी तरफ पूरी तरीके से जाता है। जी मीनाक्षी जी हाँ, एक्ट्स हमारे काफ़ी अच्छे एक्ट्स जो है, एयर एक्ट है, वाटर एक्ट है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, सब हैं, है ना। और इसके तहत काम भी बहुत किया जा रहा है, सरकार की तरफ से भी काफ़ी काम हो रहा है। पर एक्चुअली प्रॉब्लम जो आती है, जो मैं समझ पाती हूँ कि हमारी इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है और जब तक हमारे अंदर सबके अंदर सिविक सेंस का डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक सारे एक्ट्स भी पूरी तरह से हम नहीं, ना तो सरकार को दोषारोपण कर सकते, ना एक्ट्स के लिए हम कुछ कह सकते, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि हम कब से समझा रहे हैं सेग्रीगेशन ऑफ द वेस्ट होना चाहिए, है ना। सरकार ने भी कितने सारे प्रावधान निकाले कि जो इंस्टीट्यूशन है, कोई भी प्रीमाइसेस है, जैसे सॉलिड वेस्ट जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल आया था, उसके तहत ये बताया गया था कि हर एक जो इंस्टीट्यूट है उसमें जितने भी सड़नशील वेस्ट है उनका जो समाधान है वो इंडोर ही होना चाहिए, इन हाउस होना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ एग्जीक्यूशन लेवल पे सबके सोसाइटीज़ हो, रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ हो, इंस्टीट्यूशंस हो, वो बस दिखावे के लिए ना हो, सच में जब इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन होगा इंडिविजुअल लेवल पे, इंस्टीट्यूशन लेवल पे, तो प्रॉब्लम जो है शॉर्ट आउट हो जाएगी काफ़ी हद तक। बाकी एक्ट्स की जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो तो है ही अपनी जगह। एक्ट के रूल की और रेगुलेशन की बात करते हैं तो एक सवाल आप दोनों से ही मैं समझने की कोशिश करूंगा, किस तरह से एग्जाम्पल्स हमारी अदालतों ने सेट करे हैं जुर्माने लगाकर, सज़ा देकर इस तरह के मामले में, कि जहां भी चाहे वो इंडस्ट्रीज़ हों और उन्होंने या फिर कोई इंडिविजुअल हों जिन्होंने एनवायरनमेंट के लिए एक तरीके से परेशानी पैदा की या उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। आप दोनों के ही तजुर्बे से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हमारी अदालतों ने इस तरह के एग्जाम्पल सेट किए। सर हर एक जो क्या नाम है एग्जाम्पल्स है वो केस पे डिपेंड करता है, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पे कि क्या है। अगर एक बार गलती कर दी, चलो कोई बात नहीं, एक्सक्यूज़ कर दिया, आप जुर्माना लगा दिया या उनको मना कर दिया ऐसे करने पे, तब भी नहीं मानते तो उनकी बिजली पानी कट कर दो, ताकि उन्हें समझ में आए कि भाई एक बार समझाने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा तो बिजली पानी उनकी कट कर दो। या फिर उनकी इंडस्ट्री आप बोलो कि आप कहीं और अपना कहीं इंस्टॉल करें जाके। तो इसमें ना देखो, राज्य सरकार अपनी पॉलिसी बनाती हैं, लेकिन इसमें नागरिक को भी अपना ध्यान देना चाहिए कि हमें ऐसे कौन से स्टेप उठाए जाएं। सजा नहीं दे सकते, सजा देने की मैं बात कर रहा था। मैं इसी पर ही मीनाक्षी जी से भी चाहूंगा, किस तरह की सजाएं दी जाती हैं इस तरह के मामले में, क्या सख्त प्रावधान है? देखिए, पनिशमेंट टू द डिफॉल्टर्स एंड ऑफेंडर्स तो एयर एक्ट के अंदर भी है, वाटर एक्ट में भी है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी है ना। कि अगर हम देखें एनवायरमेंटल एक्ट्स की बात करते हैं तो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। उनको पावर्स एंड ड्यूटीज़ दी गई कि कोई भी इंडस्ट्री, चाहे वाटर एक्ट है या एयर एक्ट में, अगर उस जो भी लिमिट दी गई है, परमिसिबल लिमिट ऑफ एयर पोल्यूटेंट को क्रॉस कर रही है, तो वहाँ पे पनिशमेंट टू द ऑफेंडर्स है। तो इतना भी कहा गया कि अगर कोई इंडस्ट्री जो नियम बनाए गए हैं उसके अंडर काम नहीं कर रही है, चाहे वाटर पोल्यूटेंट के डिस्चार्ज की बात हो या एयर पोल्यूशन के डिस्चार्ज की बात हो, तो उसको CPWD और SPWD इंडस्ट्री पे ताला भी लगा सकते हैं। मैं ये जानना चाह रहा था ताकि लोग जो इस तरह के मामलात के अंदर लिप्त होते हैं वो ये जान सकें कि इस तरह के इकदामात हो सकते हैं। तो एक आखिरी सवाल अपने इस प्रोग्राम के बिल्कुल आखिरी मरहले में लेंगे। जी, आपका क्या नाम है, क्या सवाल पूछना चाहती हैं? नमस्कार, मेरा नाम है और मैं दयाल सिंह कॉलेज की छात्रा हूँ। तो मेरा सवाल यह है कि अभी एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा पीक पर है और सब इस पे बातें भी कर रहे हैं और इस पे बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं जो कि ऑन पेपर बहुत अच्छी लगती है, बट इनका इन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन इतने अच्छे से क्यों नहीं हो पा रहा है, इसके क्या रीजंस हैं? जी, एक अहम सवाल उभर करके आता है
हर दौर में, और हमने देखा कि कुछ लोग मौसम के भी हालात के हिसाब से सवाल करते हैं। तो ये इन्होंने जो अभी सवाल किया है ये इस तरह के मौसम से ही किया है। जी मीनाक्षी जी, इसका क्या सोल्यूशन हम किस तरह से निकाल सकते हैं? इसके सोल्यूशन पर बहुत लंबी बहस होती रही है, बात होती रही है, लेकिन किस तरह से हम इसके हल की तरफ बढ़ सकते हैं? मीनाक्षी जी। हाँ जी, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, सॉल्यूशंस की हम बात कर रहे हैं, तो मैंने स्टार्टिंग से ही बोला है कि जब तक हम सबका चेतना नहीं जागेगी तब तक हम सॉल्यूशंस की बात बस सोचते रहेंगे, एग्जीक्यूशन में नहीं आएंगे, है ना। गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, पॉलिसी मेकर्स अपना काम कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन भी बहुत हद तक हो रहा है, पर मास स्केल के लिए ना हम सबके अंदर ये समझ होना बहुत ज़रूरी है कि पर्यावरण और हम अलग नहीं है, हम सबको उसके बचाव के लिए काम करना है। हमें दोषारोपण का जो स्टेज है वो हटा के एग्जीक्यूशन के स्टेज में आना होगा कि ये ना तो हमारे फैकल्टी का काम है, ना प्रिंसिपल का काम है, हम जिम्मेदारी लेते हैं, ठीक है। हम सबको ना हमेशा ये तो पता होता है कि हमारे राइट्स क्या है, पर हमारी ड्यूटीज़ क्या है उसको इम्पोर्टेंस पे रखते हुए एग्जीक्यूशन की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो नीचे चली जाएगी और हमारी सॉल्यूशंस ऊपर आ जाएंगे। तो इस तरह से हमें चलना होगा, ये मुझे समझ आ रहा है। जी, दोनों की ही ज़रूरत है। सरकार भी इस मामले को लेकर के काफ़ी संजीदा है और लोग भी इसके ऊपर देखा जाए तो काफ़ी फिक्र रखते हैं। तो दोनों की ही जब फिक्र एक होगी तो इसके ऊपर ज़रूर कोई ना कोई सोल्यूशन भी निकल करके आएगा। और यही एक तरक्की याफ्ता, एक अंडर डेवलप जो मुल्क होते हैं उनके साथ ये होता है कि जहाँ जब जो ज़रूरत महसूस होती है उसके मुताबिक कानून बनते हैं, उसके मुताबिक अमेंडमेंट्स होते हैं और उसी के मुताबिक पॉलिसीज़ भी आती हैं और तभी जा कर के मुल्क तरक्की करता है। आज की इस पेशकश में हमने इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए क्या कुछ इक़दाम किए जा सकते हैं, क्या होने चाहिए और क्या कुछ उस पर कानून है, हमने उस पर गुफ्तगू की। मैं अपने दोनों मेहमानों का और तमाम स्टूडेंट का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आज की इस पेशकश में शामिल होने के लिए। और नाज़रीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम को अपनी मोहब्बत से नवाजने के लिए। इसी के साथ आज की इस पेशकश को हम यहीं मुकम्मल करेंगे, फिर हाजिर होंगे किसी और मौजू पर गुफ्तगू के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। आकाश, आई एम रियली सॉरी। मैं बिना लॉजिक या रीजंस के कोई कदम